तक का अध्ययन किए थे, जिसमें एक अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट रहा। अनुच्छेद 1, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। बाकी हम लोग पूरे 1 से 4 तक के अनुच्छेद को हम लोग देखे थे, जिसमें पूरे संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में किया गया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा संविधान का भाग 2। भाग 2 भी छोटा है, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा महत्व इसका बढ़ा हुआ है, और भाग 2 का स्टडी अभी हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे संविधान के भाग 2 में आप पहले से पढ़ चुके हैं, नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता का चर्चा किया गया है, और नागरिकता से संबंधित हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। यानी संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है, और संविधान के भाग 2 में नागरिकता के वर्णन किए गए हैं। तो पहला तो ये टर्म सबका एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम लोग यहां पर ध्यान से सुनेंगे, नागरिकता है क्या। हमारे कोई भी अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता को डिफाइन नहीं करता है। ये 5 से 11 को हम अगर 2 भागों में बांट दें, तो एक अनुच्छेद 5 से 8 तक में प्रावधान है मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 से पहले किनको किनको नागरिक हम बना सकते हैं। नागरिकता बनाने संबंधी प्रावधान का वर्णन 5 से 8 तक में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 9 से 11 तक में मुख्य रूप से नागरिकता के संसद द्वारा बनाने पर खास चर्चा 10 और 11 अनुच्छेद में किए गए हैं। तो हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान देना है, नागरिकता 5 से 11 तक में वर्णन है। 5 से 8 तक में यह बताया गया है कौन हमारे देश के नागरिक होंगे जिस दिन संविधान लागू कर रहे हैं उस दिन तक, और 9 से 11 में दूसरे देशों से कैसे वे बन सकते हैं। 10-11 में संसद को पावर दिया गया है नागरिकता को वो अपने स्तर से जैसे बनाए, संशोधन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। 51% 50+1 से आप वो संशोधन जो चाहो कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें 2 अनुच्छेद अब मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चर्चा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का करते हैं। सभी अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11 ये 2 अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के कौन कौन नागरिक हो सकते हैं जो पहले से रह रहे हैं, उसको हम अधिवास कहते हैं। यानी अनुच्छेद अधिवास द्वारा नागरिकता का चर्चा करता है। यानी अनुच्छेद 5 कहता है कि जिनका जन्म भारत में हुआ है, वास भारत में है, जिनके माता पिता में कोई एक भारत में 26 जनवरी 1950 के पहले जन्म लिए हैं, या गणतंत्र लागू होने से पहले उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, या सब माता भी बाहर जन्म लिए, पिता भी बाहर जन्म लिए, व्यक्ति भी बाहर जन्म लिया, लेकिन जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उससे 5 साल पहले से अगर वो भारत में वास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 5 में अधिवास द्वारा, रहने द्वारा नागरिकता का चर्चा किया गया है। यानी इसमें जन्म के आधार पर, माता पिता में किन्हीं एक का जन्म के आधार पर, या गणतंत्र लागू होने के 5 साल पूर्व रहने पर भी जन्म बाहर है, तब भी वो नागरिक हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि नागरिकता है क्या। तो आपको हमने समझाया कि नागरिकता का कोई भी डिफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को कोई देश वहां का राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, ये नागरिकों का अधिकार अगर प्रदान करता है तो इस प्रक्रिया को ही नागरिकता कहते हैं। भारत के आप नागरिक हो तो आपको भारत में जन्म मात्र से, नागरिक मात्र से ही कई चीज फैसिलिटी है। आप भारत के राष्ट्रपति तक बन सकते हो, भारत में जमीन खरीद सकते हो। जमीन लेते समय आधार कार्ड या वोटर कार्ड चाहिए जिससे प्रमाणित हो कि आप भारतीय हो। भारतीय नहीं हो तो भारत में तुम जमीन नहीं ले सकते, रह नहीं सकते। तुम्हें भारत में जो नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारा भारतीय होने का प्रमाण पत्र नहीं होता है। और इसीलिए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 एक गणतंत्र होने के पहले किनको किनको नागरिक बनाया जाए इसकी चर्चा करता है। तो 5 में तो आप लोग सुन लिए कि अधिवास द्वारा मतलब जन्म भारत में है, अगर उसका जन्म बाहर है तो माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में है, और यह सब बाहरी है तब भी गणतंत्र लागू होने के 5 साल पहले से अगर भारत रह रहा है तो उसे भारतीय की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है जो व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट किए हैं, हमारे कई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और कई सिख समुदाय वगैरह के लोग पाकिस्तान से भारत आए। आप गदर सिनेमा वगैरह में सीन देखे हो। तो जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किए, उन सभी के प्रवचन के आधार पर कौन कौन माइग्रेट किए, कौन कौन प्रवचन किए, ये पाकिस्तान से प्रवचन वाले लोगों की नागरिकता की चर्चा हमारे अनुच्छेद 6 में है। दूसरा देश नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश भी साथ था, वहां से कोई माइग्रेट किए हैं तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगा, इसकी चर्चा मुख्य रूप से अनुच्छेद 6 में किया गया। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हो सकता है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन अब उसे पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है,
और वो हमारा गणतंत्र होने के पहले फिर से भारत आ गया है, तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए वो केंद्र सरकार के पास अपने से वहां पंजीकरण कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और पंजीकरण के उपरांत इनको भी नागरिकता दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे हमारा अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है पाकिस्तान छोड़कर कोई दूसरे देश के नागरिक अगर भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं तो वो कैसे बन सकते हैं, इसकी चर्चा हमारे अनुच्छेद 8 में। यानी आपने देख लिया कि हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अनुच्छेद 5 कहता है अधिवास द्वारा नागरिकता, 6 कहता है पाकिस्तान से जो माइग्रेट किया उनको कैसे देंगे, 7 कहता है पाकिस्तान गया लेकिन फिर चला आया गणतंत्र होने से पहले उसको पंजीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता प्रदान करेंगे, और 8 कहता है दूसरे देश के व्यक्ति अगर भारत आए हैं तो वो लोग भारत में अगर रह रहे हैं तो नागरिकता कैसे प्रदान करेंगे। ये नागरिकता प्रदान करना 5 से 8 ये सभी एक ही चीज का वर्णन है, हमारा गणतंत्र होने के पहले तक कैसे नागरिकता मिलेगा। और 9, 10, 11 में विशेष प्रबंधन है। हमारा अनुच्छेद 9 भी कभी कभी पूछा है, 5, 9, 11 पूछ सकता है। 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई भी भारत का नागरिकता ग्रहण किए हुए है और वह दूसरे देश का अगर नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता उसका स्वयं समाप्त माना जाएगा। यानी आप 2 देशों की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा अनुच्छेद 9 कहता है। बाद में हम लोग देखेंगे दोहरी नागरिकता और बाकी तमाम चीजों पर चर्चा होगी। 10, 11 पर डिटेल सुन लें। 10 और 11 दोनों संसद को यह पावर देता है कि सामान्य बहुमत से आप नागरिकता पर कानून बना सकते हो। जब तुम्हें चाहिए कि कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा तो तुम केवल बहुमत सामान्य चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, संसद से अपना अधिनियम पारित कर करके इसको तुम चेंज कर सकते हो। यानी आपको अनुच्छेद 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 भी लगभग वही कहता है, संसद को पावर दिया गया है नागरिकता के कानून बनाने का, और उसमें भी सामान्य बहुमत से, मतलब जिसकी सरकार है वो जब चाहे कानून बना सकते। अब आपको फिर से एक बार समझा दे, नागरिकता का अध्ययन भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 का अध्ययन हम लोग करेंगे। 5 से 8 तक केवल बताता है कौन नागरिक होंगे, 9, 10, 11 बताता है नहीं होंगे, कैसे होंगे, सुधार क्या होगा। 8 हम लोग देखें मुख्य रूप से 5 कहता है जो पहले से रह रहे हैं अधिवास द्वारा नागरिकता, 6 पाकिस्तान से जो माइग्रेट किया उनकी नागरिकता, 7 पाकिस्तान जाके चला आया उसकी नागरिकता, 8 दूसरे देश में रह रहा है उसकी नागरिकता, 9 है कि अगर तुम भारत के नागरिक हो लेकिन दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करोगे तो यहां की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 10 और 11 ये दोनों हम लोग देख रहे हैं संसद को पावर दे रहा है कि आप इसमें नागरिकता को डिफाइन कर सकते हैं सामान्य बहुमत के द्वारा। तो अब हम लोग जरा यहां पर ध्यान देंगे, अभी नागरिकता से संबंधित पूरी बात देखेंगे, बाकी दोहरी नागरिकता और तमाम किस देश से कैसा संबंध है, किस प्रकार हम उसको डिफाइन करेंगे, वो तमाम चीज अमेंडमेंट में हम लोग का सब चीज क्लियर होते जाएगा। अभी आपको अनुच्छेद 5 से 11 में एक बार हटा भी दे तो हमें लगता है सबको याद हो गया होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये अनुच्छेद मुख्य रूप से हमारे भाग 2 में है जो नागरिकता को यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। इसमें 5 से 8 तक केवल यही बताते हैं कि भारत के गणतंत्र होने के पहले तक किसे नागरिक माना जाएगा। 9 में समाप्ति की बात है और 10, 11 में संसद को पावर दिया गया है कि वो नागरिकता को सामान्य बहुमत के आधार पर अपना अधिनियम ला सकता है। तो आप तेजी में जरा देख लीजिए, दूसरा देश ग्रहण किए तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा, 9 में है। 9 माने नो, दूसरा देश ज्वाइन बने इंडिया, नो गए। 10 और 11 ये दोनों में ही है, 10 में भी वही है। 10 में कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए सब प्रबंधन संसद करेगा, और 11 नंबर में कहता है कि संसद नागरिकता को सामान्य बहुमत के आधार पर बिना संविधान संशोधन किए वो डिफाइन कर सकता है। तो आप 9, 10, 11 बिल्कुल बढ़िया से आप समझ गए। 5, 6, 7, 8 तो एकदम आसान है। जो पहले से रह रहा है अधिवास के द्वारा नागरिकता को 5 कहता है, पाकिस्तान से जो भारत आएगा प्रवचन से इनको 6 में कहता है, 7 कहता है जो पाकिस्तान जाके भारत आया है उसकी नागरिकता की चर्चा है, 8 दूसरे देश से जो भारत आ रहा है उसकी नागरिकता की चर्चा। एक बार एकदम कॉपी पे लिखोगे तो तुमको खुद लगेगा कि सब एकदम याद हो गया। अधिवास द्वारा नागरिकता 5, पाकिस्तान से भारत आएगा तो 6, अगर हम पाकिस्तान गए और आए तो ये 7, 8 नंबर का मतलब हो गया दूसरे देश से भारत आ रहे हैं तो 8। इस 5 से 8 नागरिकता किसे मिले इस पर चर्चा है। 9 है दूसरे देश का नागरिकता लोगे अपना देश में स्वतः समाप्त हो जाएगा। 10, 11 में संसद को पावर है जिससे वह अपना स्पष्ट कर सकता है। 10 में है जो नागरिक है उसको संसद डिफाइन कर सकता है। 11 कहता है कि संसद सुधार कर सकता है नागरिक संबंधी अधिनियम को सामान्य बहुमत से। दोनों में संसदीय पावर को दर्शाता है 10 और 11। तो अब हम समझते हैं 5 से 11 अनुच्छेद आपका बिल्कुल स्पष्ट हो गया। केवल आपको 5, 11 और 9 ध्यान रखना है। 9 मैंने दूसरा देश ज्वाइन किया तो इंडिया में नो, 5 मतलब अधिवास द्वारा नागरिकता, 11 मतलब संसद को पावर है, आपको क्वेश्चन दे देगा नागरिकता संबंधी अधिनियम लाए जा सकते हैं, अब उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कई चीज देगा, सिर्फ ध्यान रखना संसद द्वारा। विशिष्ट बहुमत से कि सामान्य बहुमत से, तो आपको ध्यान रखना है सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत का मतलब हमने बताया है 50% + 1। अब यहां पे 2-3 बात स्पष्ट कर दे। कोई भी व्यक्ति भारत से नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है इस पे चर्चा अनुच्छेद में देखे। नागरिकता ग्रहण करने
विधियां हैं जिससे ग्रहण कर सकते हैं। पहला नंबर, जन्म के द्वारा आपको नागरिकता भारत प्रदान करता है। आपका जन्म भारत में है, माता पिता से संबंधित है, आपको कई तरह का सिस्टम है तो उससे नागरिकता मिलता है। दूसरा, अगर जन्म नहीं भी है तो वंश से भी मिलता है। अगर आपके वंशज यहां पे हैं, हमारे संविधान लागू होने से पहले आप बाहर हैं, तो उसको भी नागरिकता प्रदान हो सकता है। तीसरा नंबर कहता है कि अगर आप भारत में 7 वर्ष से रह रहे हैं और तब आप रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीकरण कराएं, तो आप पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। चौथा कहता है कि अगर किसी क्षेत्र को भारत सरकार भारत में समाविष्ट करती है तो उस पूरे क्षेत्र के नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है भारत और भारत रह रहा है तो 11 वर्ष तक अगर भारत रहेगा तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 11 साल अगर भारत रह गया तब, मतलब 11 साल हो गया, अप्लाई करिए तब हो सकते। तो नागरिकता ग्रहण करना शुरुआत में हम लोग बहुत आसान नियम बनाए, धीरे धीरे अब क्या समस्याएं आई, क्या दिक्कत आई, उस चीज को डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो नागरिकता समाप्त भी हो सकता है और आप भारत की नागरिकता का त्याग भी कर सकते हैं। अब चाहते हैं नागरिकता हम त्याग कर दें तो एक तो स्वेच्छा से भी त्याग कर सकते हैं। आप लिख के दें कि हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आप यहां से नागरिकता समाप्त हो गया। दूसरा, किसी दूसरे देश में अगर आप स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता रद्द होगी। ऐसे इसमें कई चीज सुधार के नियम भी आए हैं, कुछ मित्र देशों को शामिल किया गया है जिसमें दोनों कर सकते हैं। ये अनुच्छेद हम लोग का 9 कहता है, लेकिन बाद में उसमें संसद ने सुधार किया। तीसरा नंबर, अगर युद्ध के समय आप अगर शत्रु देश की मदद करते हैं, ये पता चल जाए कि ये शत्रु देश का मदद कर रहे थे, तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं तब भी भारत का नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपने अवैध तरीके से नागरिकता हासिल किया है, अवैध तरीके से वोटर कार्ड बनाया है, तो वो अवैध है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अवैध का मतलब वो नहीं है कि बना लिया तो आपका हो गया, जांच में गलत है, रद्द माना जाएगा। तो कई तरह से हो सकता है सरकार आपके कुछ ऐसे व्यवहार को देखे जिससे वो खुद आपकी नागरिकता से आपको बर्खास्त कर सकती है। तो नागरिकता ग्रहण करने के भी कई उपाय हैं, नागरिकता जाने के त्यागने के भी कई उपाय हैं, और इन सभी चीजों पर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखे वो सीखे अनुच्छेद 11। संसद नागरिकता संबंधी बातों पर समय समय पर कानून बना सकता है, वो भी सामान्य बहुमत से। सरकार कोई भी सामान्य बहुमत से ही बनती है, और इसी को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट एक अधिनियम बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हो रहा है, सब लोग यहां पर ध्यान देंगे तो यहां से आपको कई बातें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होंगी। नागरिकता अधिनियम 1955 हम लोग जो बनाए, इसमें हम लोग बहुत आसान प्रावधान किए। इसमें हम लोग कहे कि कोई बाहर का भी हो, आ गए हो, 11 साल रहो, हम तुमको भारतीय मान लेंगे। भारत एकदम उदार देश, पूरा द्वार खोला, और इसके कारण कई लोग को बांग्लादेश में दिक्कत, भारत में एंट्री मार दिए, कई लोग को म्यांमार में दिक्कत तो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री मार दिए, कई लोग को पाकिस्तान में दिक्कत, भारत में एंट्री मार दिए। अब यहाँ खुद ही जब ठीक से रहने का बहुत जगह ठीक ठाक नहीं है, यहाँ के जो पहले से नागरिक हैं उनको पूरी सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप नागरिकता अधिनियम 1955 बना करके आराम से कई लोग को बुला रहे हैं, तो यहाँ तो समस्याएं होगी। धीरे धीरे इसमें समस्याएं प्रारंभ हो गई। आप चूंकि बिहार में हो और बिहार बॉर्डर का देश नहीं है, नेपाल है केवल, तो वहां लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए आप इसको नहीं झेल पा रहे। जो बॉर्डर टचिंग कंट्री है, जो बॉर्डर से टच करने वाला राज्य है, उन राज्यों में ये सबसे ज्यादा दुख दिया नागरिकता अधिनियम 1955। तो फिर हम लोग शुरुआत था लूज बनाए, धीरे धीरे इसको टाइट किए, 1986 नागरिकता अधिनियम बनाए और टाइट कर दिए कि इधर असम, नागालैंड, मेघालय, हम लोग टाइट किए कि इस साइड में कोई बाहरी नहीं आ सकता है। फिर भी असम वगैरह में कई लोग भर गए। धीरे धीरे अधिनियम जब सरकार रहे अपने अनुसार से उनको जो आवश्यकता रहे वो अमेंडमेंट करते रहे, चूंकि सामान्य बहुमत है ही। कई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 1992 में भी हुआ, 2005 में हुआ, 2014 में भी हुआ, मोदी जी आते ही किए, और 2019 में मोदी जी एकदम विस्फोट कर दिए। और क्वेश्चन आपको अभी 19 से ही पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम का प्रावधान कब आया, तो 1955 संसद द्वारा आया, और फिर मोदी जी के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, और इसी पे अभी हम आपकी चर्चा करेंगे। अब 2019 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। जब धीरे धीरे हम लोग टाइट कर दिए कि भारत आना मुश्किल हो जाए, तो कई लोग पाकिस्तान में थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, मतलब वहां अल्पसंख्यक थे, और इन पर जब अत्याचार होने लगा तो इन लोग भी जब भारत आना चाह रहे हैं तो भारत अपना द्वार तो बंद कर लिया। इधर भी कोई है तो बांग्लादेश के हिंदू है, दरवाजा इधर बंद है। हाल में आपने सुना म्यांमार में एक मुस्लिम ही है, रोहिंग्या मुस्लिम है, और वहां म्यांमार में ज्यादा बौद्ध वाले लोग हैं,
अब रोहिंग्या वर्सेस बौद्ध हुआ तो म्यांमार के लोग रोहिंग्या को भगाए, बौद्ध वहां बहुसंख्यक थे, रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। ये लोग भी सोचे कि भारत में एंट्री मारे। भारत एंट्री के लिए अब कई जगह से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग द्वार तो 86 के बाद ही जब नियम बनाया, चाहे वो 92 का हो, 2015 का हो, बॉर्डर हम लोग टाइट कर दिए, रोहिंग्या को भी आने नहीं दी कि कोई नहीं एंट्री मारो। लेकिन कहावत है जौ के साथ घुन पिसाता है, तो कोई कोई हमारे देश के भी हैं, वो भी चाह रहे हैं यहां आना, तो हम लोग आने नहीं दे रहे हैं। और मोदी जी एक तो सबसे बड़ा अमेंडमेंट करेंगे, और ये चीज पर लगातार विवाद हुआ। कोरोना के कारण कुछ जगह विवाद अभी थमा हुआ है, और नहीं तो सब लोग नाम दो चीज का सुनते होंगे, एक एनआरसी, लगातार सभी जगह बैठक होते रहे, विरोध होते रहे, और दूसरा नंबर कैब। एनआरसी और कैब का जगह जगह विरोध हो रहा है। अब क्या विरोध है, क्या उसमें करना है, इस चीज को हम अभी आपको समझाने जा रहे हैं। मोदी जी अब यहां पर जो गवर्नमेंट है, उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया। नागरिकता संशोधन बिल कह सकते हैं उसको, बिल का ही नाम विधेयक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम या विधेयक 2019, इसी का नाम है। सिटीजनशिप संशोधन को अमेंडमेंट कहते हैं और विधेयक को बिल कहते हैं, इसी को कैब कहते हैं। कई बार परीक्षा में शॉर्टकट भी पूछ सकता है कैब, तो कैब का मतलब तुम सीधा सीधा समझोगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट मीन सुधार होता है, और मोदी जी ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया, और इसमें उन्होंने चूंकि सामान्य बहुमत से पारित होना था, कोई सरकार 50% प्लस 1 से बनती है, तो इसमें उन्होंने जो प्रावधान लाया, पहले उसको सुन लीजिए, फिर डिटेल चर्चा करेंगे। सिर्फ 3 देशों का इन्होंने नाम लिया इस कैब में। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, दूसरा नंबर अफगानिस्तान और तीसरा नंबर बांग्लादेश, ध्यान दिया जाए, सिर्फ 3 देश की चर्चा है, कैब में चौथा कोई देश नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यदि कोई भी हिंदू, सिख, पारसी, जैन, कोई भी ईसाई, बात को समझिएगा, यहीं पर समझना है आपको, तब आपके अंदर भी सोच डेवलप कर जाएंगे। इन्होंने 6 के लिए स्पेशल नियम बनाए। हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, तो ये 6 के लिए स्पेशल नियम है। इसमें कहीं से मुस्लिम लिखा हुआ नहीं। और इन्होंने एक नियम लाया कि यदि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई या बौद्ध, मुस्लिम शब्द नहीं है, ये 6 में कोई भी व्यक्ति, मोदी जी कहे कि हमारे आने से, प्रधानमंत्री बनने से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आ गया है तो वो आ जाओ, भारत का नागरिक माना जाएगा, तुमको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम पाकिस्तान के हिंदू हो, इसके पहले इंडिया आ गए, चाहते हो यहाँ के लो सुविधा मिलेगा, अफगानिस्तान सुविधा मिलेगा, बांग्लादेश सुविधा मिलेगा, अन्य किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुम पाकिस्तान से मुस्लिम हो, भारत आए हो, तुम भारत के नागरिक नहीं हो, इन लोगों को सुविधा है। और अगर कोई 31 दिसंबर 2014 के बाद भी आते हो तो 11 साल रहोगे, तब भारत के नागरिक रहोगे। लेकिन अगर तुम इन 6 में कोई हो, इन 3 देशों से आते हो, तो सिर्फ 5 वर्ष में ही तुमको हम नागरिकता प्रदान कर देंगे। अगर तुम वैध ढंग से आए हो तब भी प्रदान करेंगे, अवैध ढंग से आए हो तब भी प्रदान करेंगे। अवैध का मतलब वीजा पासपोर्ट ठीक नहीं है, या तुम आया वीजा पर समय से ज्यादा दिन रहते चले गए हो, 5 साल भी रह लोगे, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध, तो तुमको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक जब संसद में लाया गया तो मोदी जी का बहुमत था ही, उन्होंने अपना सभी एमपी से मिलकर के बहुमत द्वारा इसको पारित कर दी। कैब पारित हो गया। इसी पर अब जगह जगह हल्ला हंगामा शुरू हो गया। प्रश्न उठने लगे कि जब सबको किए तो मुस्लिम क्यों नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं, मुस्लिम को भी शामिल करी। सरकार के अपने तर्क थे। सरकार का कहना था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का डाटा देखिए, आजादी के समय यहाँ कितने % हिंदू थे, कितने % सिख थे, कितने पारसी थे, और आज कितने बच गए हैं। उन सभी पर अत्याचार हो रहा है। इन तीनों देशों में ये सभी अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक होने के कारण इन पर अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए वे चाहते हैं कि जहां जान बचे वहां रहे, और इसीलिए इन लोगों के लिए हमने कैपेसिटी दिया है, बहुसंख्यक को हम कैपेसिटी नहीं देंगे। बात समझिएगा, सरकार के अपने तर्क हैं, और उस तर्क को भी आप महसूस कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि 3 देश की बात मैंने किया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन देशों में ये जो लिखे हैं हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई, इनकी संख्या लगातार घट रही है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये कहां जाएंगे। इसीलिए इनको सुरक्षा देने हेतु हमने आसान नियम किया है कि आप भारत आ सकते हो, बचोगे तो।
बाकी मुस्लिम वहां बहुसंख्यक है, तो इन मुस्लिमों को हम अपने देश में क्यों रखेंगे? वो तो वहां ठीक से रह ही रहे। विरोधी का अन्य कई भी पक्ष है, विरोधी कह रहा है कि तो ठीक है, मुस्लिम को कोई तंग नहीं कर रहा है, तो इस नियम में शामिल कर दीजिए कि म्यांमार से मुस्लिम भी आएगा तो रहेंगे, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान है और उन लोग को भी तो दिक्कत हो रही है, बौद्ध वाले ही उनको परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप द्वार ही खोल रहे हैं तो इसके लिए क्यों बंद है? तर्क वितर्क के बहुत सारे सिस्टम आने शुरू हो गए। इससे भी बढ़कर के एक नया चीज आ गया, वो पहले से ही चल रहा था। असम राज्य में इसके द्वारा काफी कुछ हुआ। असम और 6वीं अनुसूची में जो भी राज्य शामिल है, आप जानते हो 6वीं अनुसूची में असम है, एएमटीएम। एएमटीएम ध्यान रखोगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची के राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन ठीक से रहने के लिए माइग्रेशन पर कंप्लीट रोक था। फिर भी नागरिक अधिनियम 1955 से असम वगैरह में बहुत ज्यादा अवैध नागरिक आ गए, तो सरकार ने, मोदी जी ने एक डिसीजन लिया था, उनके पहले की ही बात है, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन को और बल दे दिया। एक नया कानून लाया गया कि जितने नागरिक हैं सबका रजिस्टर में नाम होना चाहिए, और इसी को कहा गया कि यह देश का रजिस्टर होगा, नेशनल रजिस्टर, ये राष्ट्र का रजिस्टर होगा फॉर सिटीजनशिप। इसको एनआरसी के नाम से जानते हैं। अब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप ये एनआरसी है, और एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें सभी वैध नागरिक का, देश में सभी वैध नागरिक का रिकॉर्ड रखने की बात चल रही है कि सभी वैध नागरिक का हम रिकॉर्ड रखेंगे, और इस रिकॉर्ड में अगर वैध नहीं हो तो तुम जिस देश के हो हम तुमको भगा देंगे। और इसके लिए नियम बड़ा टाइट दिया गया। सभी लोग को यह प्रमाण देना होगा, जो भी लोग के पूर्वज कम से कम 24 मार्च 1971, बांग्लादेश विभाजन से पहले 24 मार्च 1971 के पहले से अगर भारत रह रहे हैं तब वैध है। अगर इसके बाद आए हैं तो बहुत सी जांच होगा, अवैध नागरिक हो, फिर तुम जिस देश से आए हो हम वहीं भगा देंगे। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, सबसे पहले एनआरसी असम में लागू कर दिया गया। एक एक नागरिक का पूछा गया कि तुम कब से रह रहे हो, उसका प्रमाण दो। तो जी हमारे बाबा से रह रहे हैं, तो ठीक है, बाबा के नाम से कोई जमीन है, बाबा के नाम से कोई तुम्हारा बिजली बिल है, खतिहान है, कोई जमीन कागज कुछ भी है तो वो दिखाओ, जिससे प्रमाणित हो जाए कि 1971 के पहले से हो, तब तुम भारतीय हो, अन्यथा तुम्हारा कार्ड जब्त। और जब तक तुम भारतीय नहीं हो अलग कैंप में रहोगे, और तुम जिस देश से तुम्हारे पूर्वज आए 71 के पहले, तुमको वहां भगा दिया जाएगा। और केवल अकेले असम में 19 लाख लोग इसके शिकार हुए, 19 लाख। और इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग ही मेन रहे, क्योंकि उन्हीं के पूर्वज माइग्रेट बांग्लादेश से कुछ है, कुछ इधर से है, जो मूल रूप से है, उनको ज्यादा समस्या इसमें नहीं थी। फिर भी 19 लाख अवैध जब हो गए, इनके निकालने की बात होने लगी, और उसी प्रकार से इस बात को बढ़ावा दिया गया कि एनआरसी रजिस्टर पूरे देश में अब लागू होगा। एक एक घर में पूछा जाएगा कि आपके, जबकि कोई दुख की बात नहीं है, तुम्हारे घर में भी आएंगे तो तुम कोई एक कागज दिखा दोगे कि ये देखिए हमारे परबाबा थे, या ये देखिए बाबा थे, इनके नाम से 74 का ही रजिस्ट्री है, ये बहुत पहले 60 की रजिस्ट्री है, या कोई प्रमाणित हो जाए कि यहीं से कंटिन्यू है तो आपको रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा। ये प्रमाणित नहीं होगा तो हुआ कि कई जम्मू कश्मीर में, कई नागालैंड में विदेशी लोग घुसपैठ किए हुए हैं, उन लोगों को रजिस्टर में नाम लिखते हुए अगर नहीं मिलता है तो हम भगाएंगे, तो वैध नागरिक भारत में रहेंगे तो समस्याएं कम हो। और सरकार इस तर्क के द्वारा एनआरसी और कैट ये दोनों को लागू ही करने जा रही थी। जगह जगह इसके विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उसी बीच कोरोना का संक्रमण आया और विरोध प्रदर्शन कुछ कम हुए, नहीं तो लगातार कई माह तक कई जगह कैंप चल रहे थे। तो अभी वर्तमान में आपको एनआरसी क्या है, कैट क्या है, नागरिकता का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आपको आज भाग 2 हमने कंप्लीट कर दिया। भाग 2 आपका खत्म हो गया, अब मेन चलेगा आपका भाग 3, वो इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा है। तो अगले दिन हम लोग भाग 3 चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉलिटी तो अच्छा समझ रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, पॉलिटी में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। बोलिए, और कोई तरह की समस्या है तो बोल सकते हैं। एनटीपीसी क्लास कब तक दिखाएगा? फिर 3 महीना बढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, कोई पैसा नहीं देना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीना फिर बढ़ जाएगा। घबराइए नहीं, एकदम हम आपके साथ हैं। खाली पैसा नहीं, हमको खाली रिजल्ट चाहिए। खाली पैसा मांगेंगे तो तुम लोग 200 देके छोड़ देगा, और तुम एक बच्चा रिजल्ट देगा तो मुझे मालूम है कि तुम 5 का एडमिशन कराओगे तो 1500 भी फी दिलाओगे तो हम 7500 कमा लेंगे, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो, ये तो कम ही रह जाएगा। इसलिए एकदम मिजाज से पढ़िए। वैलिडिटी जिसका खत्म भी होने जा रहा है, कोई बात नहीं, हम बिना पैसा लिए सबका फिर से बढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर हमने बताया है कि रेलवे नोटिफिकेशन कर दे, उसके बाद केवल करंट अफेयर बढ़ेगा। इधर तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 करते करते भाग 22 बोलेंगे, पॉलिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक विषय रह जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, बस उसके बाद खत्म। इसीलिए चलिए आराम से खूब पढ़ते हैं। आज का क्लास आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। इकोनॉमिक्स बहुत जरूरत रेलवे में नहीं है, वीडियो डाल दिए, वो सब ग्रेजुएशन लेवल का है। रेलवे का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बहुत कुछ नहीं है। बाकी कैब सही है कि नहीं, एनआरसी सही है कि नहीं, इसके लिए तो सभी चीज आपका एकदम जो है डिटेल वाले सेक्शन में है। आप लोग को तो केवल कोशिश किए कि एक विचारधारा आपके अंदर एक डेवलप हो जाए, जिससे आप इसको बढ़िया से समझ पाओ। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक होगा ही, और केमिस्ट्री नहीं है, ठीक कर रहे हैं। कैलकुलेशन हमको लगता है फिजिकल का भी बाकी होगा, एक या दो ऑर्गेनिक नहीं, वो भी करेंगे उसको भी।